देखिए, हमने आपको जनरल साइंस का पार्ट 1 फिजिक्स हमने आपको बता ही दिया था। अभी हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। बायोलॉजी जो जनरल साइंस का पार्ट 3 आएगा वो आपको कल परसों तक में मिल जाएगा। बस अपडेट रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे जो किताब में नहीं दिया रहता है। मतलब किताब में तो दिया रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा और कुछ भी नया जानेंगे। बस बने रहिएगा। और शुरू करते हैं जनरल साइंस का पार्ट 2, जिसे है नाम है केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ आता है पढ़ने के लिए, वो होता है एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड। एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग आगे की चीज़ें के डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है वही एटम का मिक्सचर होता है। एटम में क्या होता है ना कि मतलब एक न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और एटम क्या होता है, बस वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और कंपाउंड में एक ही तरह का एटम पाया जाता है। अच्छा, अब जो एटम होता है ना, एटम और कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के मतलब बराबर हैं। और एक आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट में एक ही तरह का एटम पाया जाता है, जैसे कार्बन, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट। अच्छा, अभी जल्दी एक चीज़ डिस्कवर हुआ है, अनसेप्टियम, जिसका नाम है टेनेसाइन। पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा एटॉमिक नंबर 117 जिसका है, वो सबसे भारी एलिमेंट है अभी तक का खोजा हुआ। सबसे भारी एलिमेंट है अनसेप्टियम, मतलब टेनेसाइन। 117 एटॉमिक नंबर है जिसका। आगे आते हैं बैटरी। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था तब उसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और मैंने 5-6 डिवाइस भी बताया था कि वो कौन से एनर्जी में किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसी बैटरी है। बैटरी क्या करती है ना, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। बैटरी भी 2 तरह का होता है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, एग्जांपल मरकरी सेल। और सेकेंडरी बैटरी जो होता है, और सेकेंडरी बैटरी दोनों की तरह काम करता है, मतलब गैल्वेनिक सेल की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रिक सेल की तरह भी काम करता है। और इसका एग्जांपल आता है निकल कैडमियम बैटरी, ये सब आता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो H2SO4 लिखा हुआ है ना, ये हम लोग के बैटरी मतलब जो इन्वर्टर हम लोग का होता है ना, इन्वर्टर में H2SO4 38% मिला रहता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड 38% मिला रहता है। और हम लोग इन्वर्टर में देखा होगा, हम लोग हर 15 दिन में या 1 महीने में हम लोग इन्वर्टर में पानी डालते हैं, तो वो पानी डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर उसे कहते हैं जिसमें पानी का सारा आयन्स, मतलब एक तरफ अगर पानी को खड़ा कर दे तो वो पानी का सारा आयन जो रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर जो पानी रहेगा वो डिस्टिल वाटर रहेगा। डिस्टिल वाटर मतलब फ्री ऑफ आयन्स, नो आयन्स। और वही पानी इन्वर्टर में डलता है। और हम लोग के बॉडी को आयन वाला पानी चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग के शरीर में आयन की ज़रूरत रहती है, इसीलिए हम लोग आयन वाला पानी पीते हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं, अगर उसको हम लोग 1 हफ्ते तक खड़ा करते कहीं पे, तो उसका सारा आयन नीचे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को वही पीने वाला पानी को ही हम लोग डिस्टिल वाटर बना सकते हैं, और वही पानी हम लोग इन्वर्टर में डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग पानी खरीद के लाते हैं इन्वर्टर में डालने के लिए। अच्छा ठीक है, ये तो बैटरी हो गया, मतलब इन्वर्टर की बात। अब बैटरी का हम लोग यूज़ पढ़ते हैं। यूज़ क्या है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि बैटरी है लेकलांग सेल। लेकलांग सेल क्या होता है, उसका एनोड जिंक का बना रहता है और कैथोड ग्रेफाइट का बना रहता है। और जिस मिक्सचर में एनोड और कैथोड मतलब जिंक और ग्रेफाइट डूबे रहते हैं ना, वो अमोनियम क्लोराइड रहता है और जिंक क्लोराइड रहता है, मतलब मिक्सचर रहता है इन लोग का। और इन लोग का यूज़ हम लोग ट्रांजिस्टर और घड़ी बनाने में यूज़ करते हैं। मरकरी सेल जो होता है उसका एनोड जिंक और मरकरी एमलगम का बना रहता है, और कैथोड मरकरी ऑक्साइड का बना रहता है। और जिस सॉल्यूशन में ये लोग डूबे रहते हैं उस सॉल्यूशन KOH और ZNO का मिक्सचर रहता है। और इसका यूज़ हम लोग हेयरिंग एड्स में करते हैं, कान में जो मशीन लगाते हैं उसका, और कैमरा में। अच्छा ओके, तो अब हम लोग के पास वाटर है तो इसका मतलब पानी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, जब हाइड्रोजन होता है वो फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, मतलब वो आग आसानी से पकड़ लेता है ना। और जो ऑक्सीजन होता है वो फायर का सपोर्टर होता है, मतलब वो आग को बढ़ावा देता है जलने के लिए। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका हेल्प ऑक्सीजन करता है जलने में। और जब यही दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब ये लोग आग लगा रहे हैं, मतलब जल रहे हैं। और जब यही दोनों को मिला दिया जाए ना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाए तो पानी बन जाता है। और यही जब मिल जाते हैं तो ये आग को बुझाने का काम करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसलिए वाटर जो है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और वाटर का जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है ना वो 4 डिग्री की होती है। अगर हम आपको 4 डिग्री का पानी फेंक के मारे और एक हम 10 डिग्री का पानी फेंक के मारे, तो 4 डिग्री वाला पानी को जब हम फेंक के मारेंगे आपको, तो उससे आपको ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि वो उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, 0 डिग्री से भी ज़्यादा और 10 डिग्री से भी
ज़्यादा डेंसिटी होता है 4 डिग्री पानी का। मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई देखो, वाटर तो अब बेसिक जानकारी तो हम लोगों ने ले लिया है। वाटर मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप भी होगा। आइसोटोप मतलब प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, और वो बहुत लीस्ट अबंडेंट होता है पूरे अर्थ में। जो ड्यूट्रियम होता है, जिसको हम लोग हैवी वाटर भी कहते हैं, वो हैवी वाटर में ड्यूट्रियम का यूज़ किया जाता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में काम आता है। और जो हम लोग प्रोटियम होता है, जो वो सबसे मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन का आइसोटोप है पूरे अर्थ में। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन वाटर जो होता है, वाटर को हार्ड वाटर भी होता है, सॉफ्ट वाटर भी होता है, हेवी वाटर भी होता है। हेवी वाटर में मतलब ड्यूट्रियम होता है, हम लोग ने अभी सुन ही लिया। अब हार्ड वाटर सुन लेते हैं। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, मतलब घुले रहते हैं उसमें, और ये हम लोग के लिए पीने के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग इससे दूर रहते हैं। और अगर हार्ड वाटर को रिमूव कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्लार्क मेथड से ट्रीट करते हैं, ताकि इसका हार्डनेस रिमूव हो जाए। अगर क्लार्क मेथड से नहीं जाता है तो हम लोग Na2CO3 का यूज़ करते हैं, जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है। उससे भी हार्ड वाटर को हम लोग निकाल ले सकते हैं। वाटर की हाइड्राइड्स वो तो हम लोग ने सीख लिया, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। स्ट्रक्चर वाटर का होता है वो बेंट एंगल होता है, मतलब बेंट स्ट्रक्चर होता है पानी का। कैसे? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बीच में होता है और हाइड्रोजन दोनों झुके हुए रहते हैं, बेंट होता है। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। गैस का जो स्टीम जो वाटर रहता है वो सबसे ज़्यादा दर्द देगा आपको, और उबलता हुआ पानी आपको दर्द नहीं देगा, लेकिन उसका भाप आपको दर्द बहुत तेज़ देगा। और वाटर का प्रॉपर्टी का क्या पता है, वो सब तो आपको पता ही है। अच्छा, अब आता है ग्लास ध्यान से समझिएगा, सुनिए। ग्लास जो होता है वो एमोर्फस क्रिस्टल होता है। अगर हम लोग ग्लास को बीच से जब तोड़ेंगे ना, तो उसमें देखिएगा कि हम लोग को उसमें इरेगुलर शेप के उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखेगा हम लोग को, और हम लोग इसको एमोर्फस क्रिस्टल कहते हैं। और इसकी जो आइसोट्रोपी होती है वो लॉन्ग रेंज की होती है। अच्छा, अब ये जो ग्लास है, ग्लास ज़्यादातर SiO2 का बना रहता है, मेनली जो होता है वो SiO2 का बना रहता है, सिलिका का। जो ग्लास रेड कलर का होता है, तो रेड कलर हम लोग को बताता है कि उस ग्लास में कॉपर ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तभी ग्लास रेड कलर का है। जो ग्लास ग्रीन कलर का होता है उसमें क्रोमियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। जो ग्लास रूबी जेम होता है ना, उसकी तरह अगर रेड होता है तो समझ जाइए उसमें गोल्ड क्लोराइड पाया जाता है। जो ग्लास ब्लू कलर का होता है उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड पाया जाता है। जो ग्लास ब्राउन कलर का होता है उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अब ग्लास के कुछ टाइप हम लोग सुनते हैं, जैसे कि सोडा ग्लास जो होता है वो हम लोग बोतल बनाने में काम करते हैं, और खिड़की में जो शीशा लगता है उसका काम भी हम लोग सोडा ग्लास से करते हैं। जो पोटैश ग्लास होता है, जिसको हम लोग हार्ड ग्लास कहते हैं, वो हम लोग बीकर, फ्लास्क वो सब बनाने में हार्ड ग्लास का यूज़ करते हैं। क्राउन ग्लास हम लोग मेनली क्राउन ग्लास नेचुरल चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं, जो हम लोग उससे आइसोलेट करते हैं। फ्लिंट ग्लास जो होता है वो फ्लिंट ग्लास से हम लोग लेंस, प्रिज्म, बल्ब वो सब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। क्रूक्स ग्लास से हम लोग धूप के चश्मे बनाते हैं, मतलब जो सन ग्लासेस होता है वो हम लोग क्रूक ग्लासेस से बनाते हैं। और जो लैमिनेटेड ग्लास होता है वो हम लोग बुलेट प्रूफ आइटम बनाते हैं, वो से हम लोग बुलेट प्रूफ बनता है। अच्छा, ये वाटर तो अब हो गया, ग्लास भी अब हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग का मेडिसिन मतलब औषधि, दवाई, ड्रग्स। मेडिसिन ध्यान से सुनिएगा। मेडिसिन में हम लोग टाइप्स देखेंगे, यूज़ देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले नंबर पर आता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब दर्द निवारक, मतलब ये दर्द को कम करता है। कौन दर्द को कम करता है? एनाल्जेसिक्स। एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन, फिनेसिटिन, ये सब एनाल्जेसिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा आता है एंटीपायरेटिक्स, जिसको हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, फिनेसिटिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, ये सब एंटीपायरेटिक्स के एग्जाम्पल आते हैं। अगला आता है ट्रैंक्विलाइज़र।
जो ट्रैंक्विलाइज़र होता है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, और जो सीरियस कंडीशन में हम लोग जूझ रहे होते हैं उसको भी वो कम कर देता है। तो हम लोग ट्रैंक्विलाइज़र का यूज़ करते हैं। ट्रैंक्विलाइज़र के एग्जांपल आते हैं इक्वेनिल, वेलियम, क्लोरोडाइज़ेपेरोक्साइड, सेरोटोनिन, मेप्रोबेमेट, ये सब आते हैं ट्रैंक्विलाइज़र्स के एग्जांपल। आगे आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप लोग हर दिन यूज़ करते हो। डेटॉल सबसे बड़ा एग्जांपल है एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक का एग्जांपल आता है डेटॉल। डेटॉल जो होता है वो क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पिनॉल का मिक्सचर होता है। डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, आयोडीन टिंचर हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, बोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये सब एंटीसेप्टिक के एग्जांपल होता है। एंटीसेप्टिक का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। अच्छा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक का एग्जांपल आता है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ऑफ्लोसेनिन, क्लोरोफेनिकॉल। आगे आ चलते हैं हम लोग एंटी मलेरियल में। एंटी मलेरियल मतलब मलेरिया की बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी मलेरियल दवाई का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है क्लोरोक्विन। आगे आते हैं हम लोग सल्फ़ा ड्रग्स। सल्फ़ा ड्रग्स के एग्जांपल आते हैं सल्फ़ानिलेमाइड, सल्फ़ाडाइज़ाइन और सल्फ़ापेरिडीन। आगे और अगला एग्जांपल हम लोग का आता है एंटासिड। एंटासिड मतलब वो हम लोग के पेट में एसिड को कम करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करेगा कौन? पेट का एसिड। एसिड कौन है पेट का? HCl। तो HCl अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग को एसिडिटी होने लगती है, और यही एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग एंटासिड खाते हैं। और एंटासिड का एग्जांपल आता है बेकिंग सोडा। मेडिसिन समझ लिए। अब हम लोग आते हैं पेस्टिसाइड में। पेस्टिसाइड के 4 ही मेन एग्जांपल हैं: इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड के एग्जांपल आते हैं DDT, गैमेक्सेन, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये इंसेक्टिसाइड के एग्जांपल आते हैं। फंजीसाइड। फंजीसाइड के एग्जांपल आते हैं बोर्डो मिक्सचर, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। हर्बिसाइड के एग्जांपल आते हैं बेंजीपॉम, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट। रोडेंटिसाइड के एग्जांपल आते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। अच्छा, ये तो पेस्टिसाइड हो गया। मेडिसिन, पेस्टिसाइड, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। रिवर्स करके समझ लिए, पॉज करके समझ लिए, स्क्रीनशॉट लेके समझ लिए। लेकिन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ज़रूर। आगे आते हैं एलॉय। एलॉय मिक्सचर होता है मेटल और इम्प्योरिटीज़ का। तो एलॉय हम लोग एलॉय के एग्जांपल देखिए, जैसे कि सोल्डर है, तो सोल्डर किस मिक्सचर का बना हुआ है? टिन और लेड का मिक्सचर का सोल्डर बना हुआ है। और सोल्डर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने में यूज़ करते हैं। जैसे अब आ गया, जैसे कि पीतल है, पीतल कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, और इससे हम लोग तार और बर्तन बनाते हैं। अब आ गया जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, और उससे हम लोग एरोप्लेन का मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं। तो ये सब एक और सुन लीजिए। एक आता है जर्मन सिल्वर, जो कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। ये बर्तन, मूर्तियाँ और इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में काम आता है। डेंटल मिश्र एक मतलब होता है एक एलॉय, वो हम लोग सिल्वर, मरकरी, जिंक, टिन और तांबे का बनाते हैं, और वो उसका यूज़ आता है दांतों में भरने के लिए। स्टेनलेस स्टील सबसे इम्पोर्टेंट एलॉय है हम लोग का ज़िंदगी का, और इसका जो मिक्सचर है वो आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल का बना हुआ है, और इसका यूज़ हम लोग बर्तन और वीपन्स बनाने में काम करते हैं, यूज़ करते हैं। एलॉय हो गया। अब आते हैं कॉलॉइड पे। कॉलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्सन फेज़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉलॉइड का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी मशीन कहते हैं, जो डायलिसिस में यूज़ होता है, और यही कॉलॉइड से ही हम लोग डायलिसिस कर पाते हैं। जो एलम और फिटकरी होता है, जिसका हम लोग पानी में एलम या फिटकरी होता है, जिसका प्रयोग पानी में शोधन में किया जाता है, क्योंकि ये जल में उपस्थित इम्प्योरिटीज़ को मतलब नीचे बैठा देता है, और इसीलिए हम लोग एलम का यूज़ करते हैं। और जो FeCl3 रहता है, इसका प्रयोग हम लोग खून को रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि ये खून को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
अच्छा, ये तो कोलॉइड हो गया। कोलॉइड के बाद आता है एसिड और बेस। अच्छा, एसिड और बेस को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कार्बन डेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। कार्बन डेटिंग होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग होता है ना, उसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है उसको एज पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। और कार्बन डेटिंग की तरह एक आता है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से हम लोग अर्थ का पहाड़ का ये सब का एज हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूरेनियम डेटिंग की मदद से। और कार्बन डेटिंग से हम लोग नॉर्मल जीवन की चीज़ें का एज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोई कंपाउंड हो गया, जैसे कोई लकड़ी हो गया या कोई एलिमेंट हो गया, उसका एज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एसिड और बेस पे। एसिड जो होते हैं ना, वो लिटमस पेपर का कलर ब्लू कलर से रेड कलर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और जो बेस होता है वो रेड कलर को ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर देता है। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, मतलब सोर टेस्ट का होता है, और बेस जो होता है वो कड़वा होता है, बिटर टेस्ट का होता है। एसिड वो होता है जो पानी में प्रोटॉन को दे सके, और बेस वो होता है जो पानी में H+ को एक्सेप्ट कर सके। तो ये तो बेसिक बात हो गई एसिड बेस के लिए। आगे आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, सॉल्ट आपको सुनाने से पहले मैं आपको कुछ राज की बात सुनाना चाहता हूँ। वो ये है, सुनिए ध्यान से। कटा हुआ सेब को जब हवा में रखते हैं तो कुछ समय बाद वो ब्राउन कलर का पड़ने लगता है। तो इसका कारण ये है कि सेब में आयरन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि आयरन जब हवा के साथ रिएक्ट करेगा तब वो मॉइस्चर के ज़रिए ये रस्टिंग लग जाएगा, जब मतलब ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो वही एप्पल के साथ भी यही होता है। एप्पल में आयरन होता है, तो जब हवा में आता है मॉइस्चर एप्पल में पहले से ही मौजूद रहता है, तो जिसकी वजह से ब्राउन कलर का एप्पल हम लोग को दिखने लगता है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब बेरियम सल्फेट का यूज़ हम लोग एक्सरे में करते हैं, और जब आतिशबाजी होती है तो उस दौरान जो हरा रंग हम लोग को दिखता है वो बेरियम का होता है, और जो लाल रंग हम लोग को दिखता है वो स्ट्रोंशियम का होता है। प्याज और लहसुन खाते वक्त या काटते वक्त आप लोग को प्याज और लहसुन की स्मेल सुनाई देती होगी। स्मेल क्या, वो गंध ही है एक तरह से। तो प्याज और लहसुन की जो गंध होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनमें सल्फ़र प्रेजेंट रहता है, वो आप लोग सल्फ़र का स्मेल सुनते हो। पॉलीथीन जो होता है वो इथिलीन का एलोट्रॉप है। आयरन पायराइट को हम लोग झूठा सोना कहते हैं, मतलब फॉल्स गोल्ड कहते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया। अब आते हैं हम लोग सॉल्ट पे। ठीक, सॉल्ट मतलब नमक सॉल्ट। एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी जिप्सम। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, उसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो जो पीओपी है ना, पीओपी को जब हम लोग हीट करते हैं तो वही हम लोग को जिप्सम दे देता है, और जब जिप्सम को हम लोग को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हम लोग को वो प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देता है। तो इसीलिए मैंने इसको साथ में लिखा है। और ये दोनों का यूज़ होता है सीमेंट में, और हड्डी को मतलब डॉक्टर लोग फ्रैक्चर बोन को सही करने में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और कोई मूर्ति बनती है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। खिलौना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। जिप्सम को सीमेंट में यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा, जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, मतलब Na2CO3.10H2O। अच्छा, पीओपी में जो .2H2O, .12H2O, वॉशिंग सोडा में .10H2O, तो ये सब डॉट के बाद जो H2O आ रहे हैं ना, ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अच्छा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O जो होता है, ये मतलब पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा को ये आराम से धो देता है और कोलॉइड बन के ये चला जाता है, डर्ट को रिमूव कर देता है। कॉस्टिक सोडा उसे कहते हैं। कॉस्टिक सोडा से पहले हम आपको बेकिंग सोडा पढ़ाना चाहेंगे। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा खाना मतलब केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, वो सब में यूज़ होता है। तभी जब केक बनता है तो उसमें बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, और वही छेद से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है जब हम लोग केक को बेक करते हैं। और ये किसके कारण होता है? बेकिंग सोडा के कारण। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3। अच्छा, आगे आते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, और इसका फार्मूला होता है Na2CO3। अच्छा, आगे आता है कार्बन एंड कंपाउंड। ये एक
कार्बन इतना वर्सेटाइल कंपाउंड है और इतना सारा एलोट्रोप अपने आप बना लेता है ना कि कार्बन का हम लोग एक इंडिविजुअल करके हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए कार्बन का एक अलग ही केमिस्ट्री की ब्रांच बन गई है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आप लोग बोलिएगा तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हेलो एल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और यही सब पढ़ते हैं। कीटोन हो गया, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन आता है, फिर मेथड आता है डिस्टिलेशन हो गया, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया। ये सब हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ते हैं। तो ये सब अलग से आएगा और इसमें हम लोग मेनली हाइड्रोकार्बन का बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इतने रिएक्शन इसमें आते हैं और इतने प्रिपरेशन मेथड, मैकेनिज्म, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, सब रूल बहुत सारे बढ़े हुए हैं इसमें। अच्छा, अब आते हैं पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल जो हम लोग आज देखते हैं वो मेंडलीफ का दिया हुआ है और पीरियोडिक टेबल का जो लॉ भी है वो भी हेनरी मोज़ली ने दिया था। और डिमित्री मेंडलीफ को हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही एक रफ़ आइडिया दिया था कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग किस तरह से अरेंज कर दें। वरना बहुत से साइंटिस्ट रहते हैं, सब ने अपना अपना रूल दिया था। किसी ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, किसी ने डोबरिनियर ट्रेड दिया था, अच्छा किसी ने सिलेंडर फॉर्म में पीरियोडिक टेबल को बनाया था। तो ये सब बहुत सारा मतलब एक केओस पैदा कर रहा था, तो जिसकी वजह से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखा गया था जिसमें सारे एलिमेंट्स को, सारा प्रॉपर्टी एक साथ हम लोग ग्रुप वाइज और पीरियोडिक वाइज अरेंज कर सकें। तो चलिए इतना आज के लिए हो गया। अब हम लोग बायोलॉजी पे अब मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। और बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी तो आता ही आता है, अब बायोलॉजी अब आपको पढ़ाएंगे। चलिए बाय।